गुड मॉर्निंग साथियों, राज स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मैं सुजीत कुमार स्वागत करता हूं। साथियों, राज स्टडी सेंटर ने बिहार एसएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा बिहार सचिवालय सहायक के लिए एक पहल शुरू किया है, जिसके माध्यम से दूर दराज के बच्चों के लिए भी यह सहायक होगा। साथियों, इसके अंतर्गत जो सिलेबस डिस्कस किया गया है प्रीवियस वीडियो में, उसके माध्यम से हम देखते हैं कि उसमें सामान्य अध्ययन का अति महत्व है। ठीक है, तो इस महत्व को देखते हुए हम लोग यहां देख रहे हैं कि भारतीय संविधान को हम लोग देखेंगे कि भारत का संविधान कैसे बना, इसके परिचय के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यानी पहला टॉपिक होगा हमारा परिचय। दूसरा टॉपिक है हमारा संविधान का निर्माण, यानी भारत के संविधान का निर्माण किसने किया, किन परिस्थितियों में किया, इस पर हम चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा मौलिक अधिकार। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फंडामेंटल राइट्स, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि राज्य किन नीतियों पर काम करेगी, इस पर चर्चा किया जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। इसके बाद हम देखेंगे कि अगला जो टॉपिक है संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका का मतलब है कि इसके अंतर्गत हमें राष्ट्रपति को पढ़ना है, उपराष्ट्रपति को पढ़ना है, प्रधानमंत्री को पढ़ना है और फिर संघ के मंत्री परिषद को पढ़ना है। इसके साथ साथ संघ की कार्यपालिका में हम सभी भारत के महान्यायवादी का भी अध्ययन करेंगे। इसके आगे देखते हैं साथियों कि संघ की विधायिका पढ़ना है। संघ की विधायिका का मतलब है संसद हमें पढ़ना है। तो संसद में हम देखेंगे कि संसद का निर्माण कैसे हुआ, इसके अंग कितने हैं और इसके सदन कितने होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं न्यायपालिका। तो भारत में जो न्यायपालिका का स्वरूप है, कैसा स्वरूप है न्यायपालिका का, एकल है कि द्विस्तरीय है, यानी कि दोहरा न्यायपालिका है कि एकल न्यायपालिका है, इस पर हम चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को पढ़ेंगे। इसके बाद है राज्यपाल, यानी कि राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है और राज्य की क्या व्यवस्थाएं हैं, इसके अंतर्गत हम सभी पढ़ लेंगे। और अंत में हम अनुसूचियों को पढ़ेंगे कि भारत में कितनी अनुसूचियां हैं, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, यानी कि जो 12 अनुसूचियां दी गई हैं, उन 12 अनुसूचियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में हम देखेंगे कि भारत के संविधान का परिचय क्या है। ठीक है, तो साथियों सबसे पहला मन में यही विचार आता है कि भारत का संविधान क्या है। साथियों, संविधान भारत का हो या किसी भी देश का हो, संविधान होता क्या है, सबसे महत्वपूर्ण विषय यही होता है। तो देखिए, संविधान जो है वो मूलभूत नियम कानूनों का समूह है। संविधान जो है वो मूलभूत नियम कानूनों का समूह है, जिसके द्वारा किसी भी व्यवस्था को चलाया जाता है। कोई भी सिस्टम, कोई भी व्यवस्था चलाना है तो बिना नियम कानूनों के चलाना संभव नहीं है, इसलिए नियम कानूनों की जरूरत हमेशा पड़ती है। और साथियों, कहा जाता है कि जिस समाज में नियम कानून नहीं होंगे वह समाज असभ्य समाज कहलाता है। ठीक है, यानी कि मूलभूत नियम कानूनों के समूह को हम लोग संविधान कहते हैं, जिसके द्वारा किसी भी व्यवस्था अथवा देश का संचालन किया जाता है। ठीक है, देखिए संविधान जो है वो कैसा होता है, भारत के संविधान के बारे में चर्चा करेंगे, दुनिया के संविधान के बारे में चर्चा करेंगे कि संविधान का स्वरूप क्या होता है। तो देखिए संविधान, पहली बात तो ये है कि संविधान क्या है। तो संविधान, जैसा मैंने आपको बताया कि ये मूलभूत नियमों का समूह है। क्या है? तो मूलभूत नियमों का समूह ही संविधान है। ठीक, अब मित्रों, संविधान कितने प्रकार के होते हैं, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संविधान जो है लेखन शैली के आधार पे, यानी लेखन शैली के आधार पे संविधान जो है 2 प्रकार का होता है। संविधान लेखन शैली के आधार पे 2 प्रकार का होता है। एक होता है लिखित संविधान और दूसरा होता है मौखिक संविधान। लिखित संविधान और दूसरा हो गया मौखिक संविधान या अलिखित संविधान। ठीक है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान या मौखिक संविधान, यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है,
तो साथियों देखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी जिसका संविधान स्पेशली लिखा गया हो, जिसके लिए समितियां गठित करके उसे लिखने में कुछ समय लगा हो, वो संविधान लिखित संविधान कहलाता है। इसके एग्जाम्पल में आप भारत, यूएसए, ठीक है, अमेरिका और बाकी और भी देश हैं। लेकिन मौखिक संविधान में आप देखेंगे या अलिखित संविधान में देखेंगे आप कि इसका जो उदाहरण है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम लोग ब्रिटेन या इंग्लैंड कहते हैं। ठीक है साथियों, अब इस क्रम में आगे हम देखेंगे कि भारत का जो संविधान है ये कैसा है। तो भारत का जो संविधान है, हम लोग आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान जो है संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया है। यानी संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगाकर इस भारत के संविधान को बनाया है। ठीक है, इससे पहले हम लोग और भी कुछ बेसिक बातों पे चर्चा कर लें, क्योंकि आज परिचय का सेशन चल रहा है। तो परिचय में हम देख लेते हैं कि और भी क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बाद जो अगली बात हम करेंगे कि सरकार किसे कहते हैं, क्योंकि देखिए सरकार को समझना भी आवश्यक है। देखिए सरकार, अगला बिंदु है सरकार। सरकार यानी कि गवर्नमेंट, सरकार यानी कि गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट क्या है भाई, सरकार क्या है? अगर आपसे कोई पूछता है सरकार किसे कहते हैं, तो सरकार जो है लोगों का समूह है, कुछ लोगों का समूह जो किसी क्षेत्र के लिए नियम कानून का निर्माण करते हैं, उसे लागू करते हैं, और जो उसका उल्लंघन करता है, उसका पालन नहीं करता, उसे दंडित भी करते हैं, उसे हम सरकार कहते हैं। ठीक है, सरकार यानी कि जो कुछ लोगों का समूह होता है जो किसी क्षेत्र के लिए नियम कानून बनाते हैं और उसे लागू करते हैं, और जो लोग उसका पालन नहीं करते उन्हें दंडित भी करते हैं, उसे हम सरकार कहते हैं। इस हिसाब से साथियों सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं सरकार के। कौन कौन सा अंग है, आइए हम एक एक करके इसको देखते हैं। तो पहला जो अंग है सरकार का वो है विधायिका। पहला अंग है विधायिका, जिसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं, और दूसरा अंग है कार्यपालिका, जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, लेजिस्लेचर यानी विधायिका, और तीसरा जो अंग है सरकार का उसे हम न्यायपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? न्यायपालिका कहते हैं। तो अगला बात है कि भाई विधायिका किसे कहते हैं। एक प्रश्न हमारे सामने फिर उभर के आता है कि न्यायपालिका किसे कहते हैं। तो साथियों न्यायपालिका जो है वो सरकार का वह अंग है जो विधि का निर्माण करता है। क्या करता है? विधि का निर्माण करता है, यानी कानून बनाता है, विधियों का निर्माण करता है ये, यानी कि कानून बनाने का काम करता है ये। सरकार का वह अंग जो विधियों का निर्माण करता है वो विधायिका कहलाता है। विधायिका यानी लेजिस्लेचर, जिसे इंग्लिश में लेजिस्लेचर कहते हैं। दूसरा अंग है कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या है साथियों? तो सरकार का वह अंग जो विधायिका द्वारा बनाई गई विधियों को लागू करता है, यानी इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स या लॉज, यानी इंप्लीमेंटेशन का काम करता है कार्यपालिका। ठीक है, तो कार्यपालिका साथियों इंप्लीमेंटेशन यानी लागू करने का काम करता है। लागू करता है, क्या लागू करता है? तो जो विधायिका ने विधि बनाई है उस विधि को लागू करता है ये। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या होती है? तो न्यायपालिका के बारे में आपको बता दें कि न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो न्याय अथवा दंड का कार्य करता है। ठीक है, न्याय अथवा दंड का कार्य। न्याय और दंड एक सिक्का के 2 पहलू हैं साथियों। जब किसी के साथ न्याय होगा तो किसी न किसी को दंड देना पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं कि भाई न्यायपालिका का कार्य है न्याय अथवा दंड देना। इस तरीके से आपने सरकार और सरकार के 3 अंगों के बारे में जानकारी हासिल की। ठीक है साथियों, इसके आगे हम देखेंगे कि सरकार क्या है। तो भाई सरकार जो है, सरकार कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे किसी किसी देश में लोकतांत्रिक सरकार है, जैसे भारत का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो भारत में लोकतांत्रिक सरकार काम करती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि जिन लोगों की हम बात कर रहे थे कि कुछ लोग जो किसी क्षेत्र विशेष के लिए नियम कानून बनाते हैं, लागू करते हैं, और जो लोग उसका पालन नहीं करते उसे दंडित भी करते हैं, तो वो सभी लोग जनता के द्वारा चुने जाते हैं। लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। ये बात हो गई। आगे हम देखते हैं कि सरकार के साथ साथ बाकी चीजों पे हम चर्चा करते हैं। जैसे कुछ और भी बेसिक शब्द हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है, आगे की स्टडी के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा।
ठीक है, तो देखिए अब हम दो चीजों पे और चर्चा करेंगे जो हमारे संविधान में है, दिया हुआ है। जैसे कि लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है। देखिए डिफरेंसेस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक, लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर, लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर। ठीक है, गणतंत्र में अंतर, लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। ठीक है, तो देखिए एक चीज समझना है कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं कि लोकतंत्र भाई जो है लोगों का शासन होता है, जहां पे एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां होती हैं, जहां जिसके 4 पिलर होते हैं, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के साथ स्वतंत्र मीडिया का भी अपना एक अलग महत्व होता है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र का मतलब वह व्यवस्था जो जनता के द्वारा बनाई जाती है, वह सरकार जो जनता के द्वारा चुनी जाती है और वो जनता के हितों के लिए कार्य करती है, वो लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, लेकिन गणतंत्र क्या है, गणतंत्र, इस गणतंत्र के बारे में देखते हैं हम कि गणतंत्र क्या है। तो गणतंत्र जो है आप देखेंगे कि गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक, आप सभी जानते हैं रिपब्लिक डे हम लोग मनाते भी हैं। गणतंत्र का मतलब होता है कि जब राज्य का अध्यक्ष जनता के द्वारा चुना जाए, जब राज्य का अध्यक्ष जनता के द्वारा चुना जाता है तो उसे हम उस व्यवस्था को गणतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। जब राज्य का अध्यक्ष जनता के द्वारा चुना जाता है तो उस व्यवस्था को गणतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, यानी गणतंत्र में राज्य का अध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है साथियों, राज्य का अध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता है, यह है गणतंत्र। ठीक साथियों, अभी बहुत सारे भाइयों को यह भी दिक्कत होता होगा कि राज्य का अध्यक्ष का क्या मतलब है, राज्य किसे कहते हैं, क्या बिहार, यूपी, झारखंड इस राज्य का अध्यक्ष? नहीं साथियों, ये राज्य नहीं है। यहां पर पॉलिटिकल साइंस की भाषा में संप्रभु राज्य की बात हो रही है। तो मैं पहले आपको राज्य बता देता हूं ताकि आपको यहां पे बताए हुए कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग कि राज्य क्या है। राज्य, देखिए 3 शब्द आपको बेसिकली देखने को मिलते होंगे। एक राज्य है जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, और एक राष्ट्र है। राज्य और राष्ट्र क्या होता है? ठीक है, तो देखिए साथियों, राज्य जो है, स्टेट, राज्य जो है, आज हम लोग जो बिहार, यूपी, झारखंड, उत्तराखंड जो देख रहे हैं, ये राज्य नहीं, दरअसल पॉलिटिकल साइंस की भाषा में ये प्रांत हैं, यानी कि प्रोविंसेस हैं। राज्य का एक, देखिए राज्य की विशेषताएं होती हैं। राज्य के स्पेशली 4 तत्व होते हैं। कितने तत्व हैं? 4 तत्व हैं। देखिए कौन कौन से तत्व हैं राज्य के। पहला तत्व है निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग मतलब एक डेफिनिट लैंड होना चाहिए। एक डेफिनिट लैंड होगा तभी आप कहेंगे कि वो राज्य है। देखिए चारों तत्व जरूरी है राज्य के लिए। तो पहला तत्व हो गया निश्चित भूभाग। दूसरा तत्व है कि उस भूभाग पर रहने वाली जनसंख्या। क्या है भाई? जनसंख्या। जनसंख्या हो गया दूसरा तत्व इंपॉर्टेंट। तीसरा है कि इस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए हमें सरकार की जरूरत पड़ती है। हमें इस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार की जरूरत पड़ती है। तो तीसरा जो नंबर है वो है सरकार का। ठीक है, अब अगला चौथा जो महत्वपूर्ण तत्व है, देखिए ये जो तीनों तत्व हैं जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये तीनों तत्व बिहार, यूपी, झारखंड सभी के पास है। बिहार के पास अपना निश्चित भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है। लेकिन जो चौथा तत्व मैं लिखने जा रहा हूं, ये बिहार, यूपी, झारखंड के पास नहीं है, और वो होता है संप्रभुता। संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब होता है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का अर्थ है सुप्रीम अथॉरिटी, यानी कि सर्वोच्च शक्ति। यानी कि बिहार, यूपी के पास सर्वोच्च शक्ति नहीं है, यानी कि वह शक्ति जो किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो, उसे हम सर्वोच्च शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो संप्रभुता। भारत एक राज्य है, भारत एक राज्य है, अमेरिका एक राज्य है, नेपाल एक राज्य है। तो यहां पर राज्य जो है भारत है, और इसी राज्य के अध्यक्ष की हम बात कर रहे थे कि गणतंत्र में राज्य का अध्यक्ष जनता के द्वारा क्या होता है, चुना जाता है। ठीक है, अब राष्ट्र क्या है साथियों? राष्ट्र किसे कहते हैं? ये तो हो गया राज्य।
राष्ट्र किसे कहते हैं? तो राष्ट्र के बारे में आपको बता दें हम कि राष्ट्र जो है ये कोई भौतिक संरचना नहीं होती है। राष्ट्र कोई भौतिक संरचना नहीं है। राष्ट्र जो है भावनात्मक है, फीलिंग्स है, ये इमोशंस है। मतलब जब यह कोई व्यक्ति अपने देश के लिए इमोशनल होता है, भावनात्मक रूप से जो लगाव है देश के प्रति, उसे वही लगाव उस देश को एज अ नेशन रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति विदेशों में जाता है और अपने देश के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता है, इमोशनल बातें करता है, भावनात्मक लगाव को प्रदर्शित करता है, तो उस समय इंडिया वहां पर एज अ नेशन रिप्रेजेंट होता है, यानी कि राष्ट्र के रूप में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि यह एक भावनात्मक शब्द है। राष्ट्र एक भावनात्मक शब्द है, यह कोई भौतिक संरचना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए साथियों आज मैं आपको कह दूं कि आज के सेशन में इतना ही, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि नए नए वीडियो उसी से आप तक पहुंचेंगे। चलिए, धन्यवाद।